नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर पर बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं या जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे बोर्ड में देख रहे होंगे, वो टॉपिक क्या है? भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण या फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया या इन इंडिया। तो इस पूरे टॉपिक को मैंने 5 या 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे इस मुस्लिम आक्रमण के, जो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ है, इसकी जानकारी के या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। दूसरी बात, क्या ये अरबों का या मुसलमानों का भारत के साथ पहला कॉन्टेक्ट है। तीसरी बात, अगर आक्रमण किए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में सफलता हो जाए, तो हो सकता है कुछ असफल अभियान या आक्रमण भी रहे हों, क्योंकि इसमें लिखा है कि भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण। उसके बाद हम देखेंगे कि इस आक्रमण के कॉज या कारण क्या थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मुख्य आक्रमण था, जो उसका नेतृत्व करता था कासिम, उसकी मौत कैसे हुई या उसको मृत्युदंड कैसे दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इतिहास में सभी घटनाओं का कुछ प्रभाव होता है। तो हम देखेंगे कि इस आक्रमण के भारत में या भारतीय संस्कृति पे अल्पकालिक प्रभाव रहे या दीर्घकालिक प्रभाव रहे। फिर जब भारत पर आक्रमण हुआ या अरबों ने सिंध को जीता, तो उसे सिर्फ एक घटना क्यों माना जाता है? क्योंकि अरबों के बाद जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने साम्राज्य निर्माण किया। जैसे मोहम्मद गोरी, जो एक तुर्क आक्रमणकारी था, उसने जब भारत पर आक्रमण किया तो एक भारत में साम्राज्य का निर्माण किया था, जो अरबों ने नहीं किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करने के लिए। और पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि आखिर ये जो अरबों का आक्रमण था सिंध पर या भारत पर, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो भारत पर अरबों का आक्रमण या भारत पर प्रथम जो सफल मुस्लिम आक्रमण था, उसकी जानकारी हमें प्रमुखतः 2 ग्रंथों से मिलती है। पहला ग्रंथ है चशनामा, जो अरबी भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसके लेखक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका जो लेखक है वो अननोन या अज्ञात है। जो दूसरी जो हमें पुस्तक जिससे हमें जानकारी मिलती है वो है तारीख ए सिंध। और तारीख ए सिंध को किसने लिखा था? इसे लिखा था मोहम्मद मासूम ने। और ये मोहम्मद मासूम कौन थे? मोहम्मद मासूम अकबर के दरबार में रहते थे और उन्होंने 1600 ईस्वी में, जिस समय भारत का मुग़ल बादशाह अकबर था, उस समय में इस तारीख ए सिंध की रचना की थी। तो हमें मुख्यतः 2 ग्रंथों से, चशनामा और तारीख ए सिंध से, अरबों के भारत पर आक्रमण की या प्रथम सफल मुस्लिम अभियान की जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड लें तो हम देखते हैं, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ अरब्स। मतलब भारत के साथ ये अरबों का पहला संपर्क नहीं था, पहला कॉन्टेक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी जो भारत और अरब के व्यापारिक संबंध थे वो मौजूद थे। मतलब इस सफल अभियान के पहले 712 ईस्वी के पहले भी अरबों के भारत से संपर्क थे, लेकिन वो संपर्क व्यापारिक थे। तो पहली बात कि इस आक्रमण के पहले या अभियान के पहले भारत और अरब के व्यापारिक संबंध मौजूद थे। दूसरी बात ये है कि जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जो ये आक्रमण था वो धार्मिक और राजनीतिक विस्तार या रिलीजन एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन की भावना से प्रेरित होकर किया गया था। मतलब कि अरबों ने पहले तो व्यापारिक संबंध रहे थे, लेकिन अब जब आक्रमण किया था तो वो किस लिए किया था? ताकि इस्लाम का प्रसार हो सके, दूसरा उनकी राजनीतिक सत्ता का विस्तार हो सके। ठीक है ना? तो फिर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि इस जो पूरे आक्रमण थे या जो 712 ईस्वी वाला आक्रमण था मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में, क्या इससे पहले कुछ आक्रमण हुए थे या नहीं हुए थे? तो अगर हम आक्रमण की बात करें या इन्वेजन की बात करें, तो पहला जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? कैलिफ उमर, या जिन्हें हम दूसरे शब्दों में कहते हैं खलीफा उमर। अब ये खलीफा क्या होता है? हजरत मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात जो उनके प्रतिनिधि थे उनको क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। जैसे अबू बकर के बाद आए थे शायद अबू बकर के बाद उमर के बाद उस्मान के बाद अली। तो जो ये खलीफा आते थे, ये
जो प्रथम 4 खलीफा थे या उसके बाद के भी खलीफा, जो शुरुआती खलीफा थे हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद, तो वो किस वंश से संबंधित थे? उम्मयद डायनेस्टी या उम्मयद वंश से संबंधित थे। इसलिए जो पहले खलीफा आए हैं हज़रत मोहम्मद के बाद, उनको उम्मयद खलीफा कहा जाता है, और उसके बाद अब्बासी खलीफा आएंगे। तो जो खलीफा उमर था, यानी पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। प्रथम जो 4 खलीफा में जो ये दूसरे नंबर वाला खलीफा है, इसी के शासनकाल में जब यह खलीफा था उमर, उस समय में अरबों ने थाने या बम्बई पर आक्रमण किया था, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। तो जो पहला आक्रमण अरबों का भारत पर था वो कौन सा था? वो था कैलिफ उमर के नेतृत्व में। उसके समय में बम्बई के थाने पर अरबों ने आक्रमण किया था, और यह आक्रमण जो था ये असफल हो गया था। फिर 8th सेंचुरी के में आए, ये 6-7 सेंचुरी की बात है। जब हम 8th सेंचुरी में आते हैं तो इस समय इब्न अल हरी नामक एक अरबी ने भारत के मकरान पर आक्रमण किया और जीत लिया। मकरान कहाँ था? जब आप ये पूरा मैप देखते हो और तब विभाजन के पहले की बात करते हो, तो ये जो पाकिस्तान का मैप था ये भी इसमें शामिल था। तो ये जो लाल वाला भाग है, यानी अगर इसके बाद आप अफ़गानिस्तान बनाते हो और इधर ईरान है, तो ईरान और पाकिस्तान के जो बीच का मार्ग है, या हम कहें पाकिस्तान में स्थित क्षेत्र है लाल कलर वाला, इसी को बोलते थे मकरान। तो 8वीं सदी में इब्न अल हरी के नेतृत्व में अरबों ने मकरान को जीत लिया। और मकरान को जीतने के पश्चात, जैसा कि आपको पता है कि जो सिंध है बगल में है, तो यहाँ से सिंध की विजय बहुत आसान हो गई। क्यों? क्योंकि अरबों को भारत में एक बेस मिल गया। ठीक है ना? तो फिर मैं बोल रहा हूँ, पहला आक्रमण खलीफा या कैलिफ उमर के समय में हुआ, असफल हो गया। 8वीं सदी में फिर से इब्न अल हरी के नेतृत्व में हुआ। उसमें क्या किया? अरबों ने मकरान को जीत लिया। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब अगर हम देखें कि दरअसल अरबों के आक्रमण के कारण क्या थे, तो अगर हम पहले कारण की बात करें, पहला कारण क्या था? इस्लाम का प्रसार या स्प्रेड ऑफ इस्लाम। दरअसल अगर हम इसकी बात करें, स्प्रेड ऑफ इस्लाम की, तो प्रोफेसर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव सर जो हैं उन्होंने लिखा है कि भारत में जो अरबों के आक्रमण का प्रमुख कारण था वो क्या था? इस्लाम का प्रसार करना। तो अगर अरबों ने, जो कि इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, भारत पर आक्रमण किया है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि उनका एक उद्देश्य ये ज़रूर रहा होगा कि भारत में इस्लाम का प्रसार हो सके। दूसरी बात, लूटिंग ऑफ इंडियाज़ वेल्थ, यानी भारत की संपत्ति को लूटना। क्यों? क्योंकि जब हम देखेंगे कि मोहम्मद कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो मुल्तान में जब वो गया तो मुल्तान से उसे बहुत ज़्यादा सोना मिला या बहुत ज़्यादा धन मिला, जिसे वो लूट कर ले गया। तो भारत को लूटना भी एक प्रमुख उद्देश्य या कारण था आक्रमण करने का। तीसरा जो कारण था, जिसे हम तत्कालिक कॉज या इमीडिएट कॉज, तत्कालिक कारण कहते हैं, उसको समझते हैं क्या था। अगर हम अरबों के भारत पर आक्रमण का इमीडिएट कॉज देखें, तो इमीडिएट कॉज क्या था कि लंका से कुछ अरबी जहाज़ अरब जा रहे थे, यानी लंका से कुछ इस मार्ग से होते हुए, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर से होते हुए कुछ जहाज़ अरब की ओर जा रहे थे। इसी समय सिंध के, यानी ये जो क्षेत्र था इसको बोलते थे सिंध, अभी ये पाकिस्तान का भाग है। सिंध के देवल नामक बंदरगाह या देवल पोर्ट पर कुछ समुद्री डाकुओं ने ये जो जहाज़ थे जो लंका से अरब जा रहे थे, अरबों के जहाज़ थे, इनको लूट लिया। ठीक है? तो इस लूटने के कारण क्या हुआ? इस समय इराक में जो सूबेदार था वो हज्जाज नामक एक व्यक्ति था। दरअसल सऊदी अरब में अब उम्मयद जो खलीफा हुए, उसके समय में जो खलीफा का मुख्य स्थान था वो कहाँ था? सऊदी अरब। लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। यानी उम्मयद खलीफा के समय, जो उम्मयद खलीफा जो थे उनके समय जो खलीफा का निवास स्थान था वो सऊदी अरब था। अब्बासी खलीफाओं के वक्त जो निवास स्थान था वो इराक हो गया था। लेकिन अभी क्या है, जो खलीफा हैं वो उम्मयद हैं। तो जो अरबों का, या हम कहें खलीफा का जो निवास स्थान था वो था कहाँ पर? सऊदी अरब में। तो खलीफा क्षेत्र में अपना एक सूबेदार नियुक्त करता था या गवर्नर नियुक्त करता था। तो इस समय खलीफा का जो इराक में गवर्नर था वो था हज्जाज। तो जब ये जहाज़ लूटे गए तो हज्जाज, जो कि खलीफा का इराक में सूबेदार था, इसने सिंध के राजा दाहिर
जो कि ब्राह्मण वंश का शासक था, उसके पास संदेश भेजा। दाहिर जो कि ब्राह्मण वंश का शासक था, उसके पास संदेश भेजा कि आपके तट पर या देवल बंदरगाह पर जो जहाज लूटे गए हैं ये आपने लुटवाए हैं और इसका हर्जाना भरिए। तो दाहिर ने हज्जाज यानी सूबेदार हज्जाज की इस मांग को ठुकरा दिया और दाहिर ने हर्जाना देने से मना कर दिया। और जैसे ही दाहिर ने हर्जाना देने से मना किया तो इस इराक के सूबेदार हज्जाज ने खलीफा से अनुमति मांगी। अनुमति क्या थी? भारत पर आक्रमण करने की। तो खलीफा ने अनुमति दे दी। इसीलिए हज्जाज ने भारत पर क्रमशः 3 आक्रमण कराए। पहला आक्रमण उबैदुल्ला के नेतृत्व में 711 ईस्वी में, जो असफल हो गया। दूसरा आक्रमण बुरदैल या वुरदैल के नेतृत्व में 711 ईस्वी में, असफल। तीसरा आक्रमण 17 वर्षीय मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में कराया 712 ईस्वी में। और मोहम्मद कासिम मकरान के रास्ते, यानी ये मकरान वाला क्षेत्र जिसको अरबों ने पहले जीत लिया था, इब्न अल हरी ने जीत लिया था, मोहम्मद कासिम मकरान के रास्ते होता हुआ आक्रमण करता है भारत पर और सबसे पहले आक्रमण करेगा देवल पर। तो आते हैं हम आगे। तो ये हमने इमीडिएट कॉज समझा कि कुछ अरबों के जहाज को लूटा गया, तो हज्जाज ने क्या किया? हर्जाना मांग लिया और अपने सेनापति भेजे, जिसमें उबैदुल्ला बुरदैल असफल हो गए। और आखिरी में 17 वर्षीय मोहम्मद कासिम ने, जो हज्जाज सूबेदार का दामाद भी था, उसने सिंध को जीता। आगे स्लाइड लेते हैं। अगर हम जब कासिम ने आक्रमण किया मकरान के रास्ते होते हुए भारत पर, तो उसके कुछ प्रमुख अभियान है। वैसे कई आक्रमण उसने कई जगह पर किया, लेकिन हम कुछ प्रमुख अभियान देखेंगे जिसका इतिहास में कुछ इम्पोर्टेंस है या महत्व है। तो अगर हम कासिम के कैंपेन्स या अभियान को देखना शुरू करें, तो सबसे पहला जो कासिम ने अटैक किया था वो कहाँ पर किया था? जो पहला कासिम ने अटैक किया था वो किया था देवल पर। और देवल पर आक्रमण किया कासिम ने। और देवल, जैसा कि हमने पीछे देखा, सिंध का बंदरगाही क्षेत्र था या सिंध का प्रमुख बंदरगाह था। कासिम ने इस वाले क्षेत्र पर अटैक किया और देवल को जीत लिया। और पहली बार जजिया कहाँ पर लगाया? देवल में लगाया। अब जजिया क्या होता है? जजिया दरअसल मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम जनता से लिया जाने वाला एक संरक्षण शुल्क था। पहले यहाँ पर शासक हिंदू हुआ करता था सिंध में, लेकिन जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने जनता से कहा कि अब आपके शासक हम हैं और आप अगर गैर मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए हमें कुछ टैक्स देना होगा। और इसी टैक्स को क्या कहा गया? इसी टैक्स को जजिया कहा गया। हालांकि कुछ लोगों को जजिया से छूट दी गई थी, जैसे विकलांग, विधवा स्त्री, सन्यासी, ऐसे कुछ कैटेगरीज थी जिनको जजिया से छूट दी गई थी। इसी क्रम में कासिम ने एक दूसरा प्रमुख अभियान किया जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ रावर या रावर कैंपेन। और इस अभियान के दौरान दाहिर, जो कि इस अभियान के दौरान कासिम से लड़ता हुआ मारा गया। और जब दाहिर की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी रानी बाई ने मोर्चा संभाला और रावर के किले की रक्षा करने की कोशिश की। लेकिन जब रानी बाई को यह एहसास हो गया कि शायद वो कासिम से निपट नहीं पाएगी, तो उसने जौहर कर लिया। जौहर का मतलब कि भारत में पहले राजपूती क्षेत्र में या उसके आसपास के क्षेत्रों में ये परंपरा थी कि जब स्त्रियां देखती थी कि शायद जो आक्रमणकारी है वो जीत रहा है और उनकी इज्जत दांव पर लगी है, तो वो आग जलाकर उसी में विलीन हो जाती थी। और इसी प्रथा को कहते थे जौहर प्रथा। इसके बाद जो कासिम का एक प्रमुख अभियान आता है वो ब्राह्मणावाद कैंपेन या ब्राह्मणावाद अभियान है। यहाँ पर जो दाहिर का पुत्र था जय सिंह, वो युद्ध करता है। और यह गलत लिखा हुआ है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। जय सिंह युद्ध करेगा और युद्ध करने के बाद जय सिंह इस्लाम ग्रहण कर लेता है। जब वो हार जाता है, इस्लाम ग्रहण कर लेता है। और ब्राह्मणावाद अभियान के दौरान जो दाहिर की दूसरी पत्नी थी लाड देवी, और उसकी दाहिर और लाड देवी से 2 पुत्रियां थी, सूर्या देवी और परमाल देवी, इन तीनों को कासिम बंदी बना लेता है। इसी क्रम में मोहम्मद कासिम का एक और अभियान प्रमुख है जिसे हम जानते हैं मुल्तान कैंपेन या मुल्तान अभियान के रूप में। क्यों? क्योंकि जब दाहिर ने मुल्तान में प्रवेश किया और मुल्तान को लूटा तो उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना पाया, इसलिए लूटा। और लूट के जब धन ले गया तो उसके दाहिर ने जैसे ही मुल्तान को लूटा और उसे बहुत ज़्यादा सोना मिला तो मुल्तान का नाम क्या रख दिया? गोल्डन सिटी कर दिया। तो ये
कुछ प्रमुख अभियान है। इसके सिवा भी बहुत अभियान है, जैसे निरुन का अभियान या इसके अलावा बहुत से अभियान है, लेकिन ये कुछ प्रमुख अभियान है जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इतिहास में। पहला देवल, रावर, ब्राह्मणाबाद एंड मुल्तान कैंपेन। तो चलिए आगे आते हैं। अब अगर हम देखें कि क्या दाहिर सिंध तक ही रुक गया था कि उसने सिंध से आगे बढ़ने का प्रयास किया था, तो शायद इस बात का जिक्र कम होता है कि दाहिर मैं बोल रहा हूँ कासिम, कि क्या कासिम सिंध तक रुक गया था या सिंध के आगे बढ़ने का प्रयास उसने किया था। तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि दाहिर ने सिंध जीता था, लेकिन ये गलत है। दाहिर ने अबू हकीम के नेतृत्व में सेना भेजी और सिंध से आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन इस समय कश्मीर में ललितादित्य का शासन था और ललितादित्य जो कि एक महान शासक था, उसने इस अरबों की सेना को पराजित कर दिया था और अरब पराजित होकर फिर सिंध की तरफ वापस लौट गए थे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पीछे मैंने माइंड मैप में लिखा था कि डेथ ऑफ कासिम या कासिम की मृत्यु वो कैसे हुई, तो कासिम की मृत्यु के संबंध में दो थ्योरीज सामने आती हैं या दो मत सामने आते हैं, जिसमें अगर हम पहले मत की बात करें तो पहला मत कहता है कि कासिम ने दाहिर की और लाड देवी की जो दो पुत्रियां थी, एक सूर्या देवी और दूसरे का नाम था परमाल देवी, इन दोनों को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेजा था या खलीफा की सेवा में भेजा था। लेकिन इन दोनों पुत्रियों ने यानी सूर्या देवी और परमाल देवी ने खलीफा के पास जब ये पहुंची तो इन्होंने खलीफा से कहा कि इन्होंने खलीफा से कहा कि मोहम्मद कासिम जिसने हमें आपके पास भेजा है वो पहले ही हमारा क्या कर चुका है, शारीरिक शोषण या एक्सप्लॉयटेशन कर चुका है। इससे खलीफा बहुत नाराज होता है और यही खलीफा मोहम्मद कासिम को बुलाकर उसे मृत्युदंड दे देता है। कुछ इतिहासकार इस मत के पक्ष में हैं, लेकिन इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग भी है जो इस मत की खिलाफत करता है और वो दूसरे मत पर सहमत होते हैं और उनके अनुसार जो खलीफा वाहिद था, जो इस पूरी घटनाओं के क्रम में अरब में खलीफा था, वो कौन था? वाहिद था। और वाहिद का एक भाई होता था सुलेमान। तो सुलेमान और इराक का जो सूबेदार मैंने पीछे बताया हज्जाज, इन दोनों के बीच यानी खलीफा का भाई सुलेमान और हज्जाज जो कि इराक का सूबेदार था, तो इन दोनों के बीच में संबंध बहुत खराब थे। और ये जो कासिम था ये हज्जाज का दामाद था, सन इन लॉ था। तो सुलेमान ने क्या किया, मेसोपोटामिया में कासिम को बुलाकर और उसे जेल में डाल दिया। मेसोपोटामिया कहाँ पर है? दरअसल अगर हम मेसोपोटामिया संस्कृत की बात करें तो इराक, ईरान, सीरिया वाला जो क्षेत्र है, पहले यहाँ पर मेसोपोटामिया की संस्कृति डेवलप हुई थी। तो उसी क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम को बुलाकर सुलेमान के द्वारा मेसोपोटामिया की जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये दो मत आते हैं मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के संदर्भ में। आगे नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब इसके बाद भी यानी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पश्चात भी अरब भारत में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। कब? 725 में अरबों ने फिर सिंध से आगे बढ़ने का प्रयास किया, यानी अरब फिर से सिंध पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय उत्तर भारत में एक ये ग्रीन कलर का जो साम्राज्य दिख रहा है, इसे कहते थे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, और इसका एक शासक होता था मिहिर भोज, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का महानतम शासक था। तो अरबों ने जब इधर बढ़ने का प्रयास अरब करते थे, सिंध से इधर आने का प्रयास करते थे, तो जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश था ये अरबों को हरा के वापस भेज दे देता था। इसीलिए अरबों को 725 ईस्वी में जब सिंध से आगे बढ़ने का प्रयास किया था तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को पराजित कर दिया था। इसी क्रम में एक सुलेमान नामक जो अरबी यात्री था, उसने मिहिर भोज को, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। यानी मिहिर भोज जो कि एक महानतम शासक माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का, उसको अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। इसी तरह एक लेखक है मसूदी ने लिखा कि जब भी गुर्जर प्रतिहार सिंध पर आक्रमण करते हैं, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश जब भी सिंध पर आक्रमण करता है, तो जो सिंध में उपस्थित अरबी थे या अरब थे, वो मुल्तान में एक सूर्य मंदिर था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को ये भय दिखाते थे कि अगर उन्होंने आक्रमण किया या लूटपाट किया, उनको मारा, तो वो सूर्य मंदिर को तोड़ डालेंगे। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, चूँकि हिंदू धर्मानुयायी थे, तो वो
इस सूर्य मंदिर के टूटने के भय से वापस चले जाते थे। तो अरब गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों से अपनी रक्षा किस प्रकार करते थे? सूर्य मंदिर को, मुल्तान में उपस्थित सूर्य मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अरब गुर्जर प्रतिहार के शासकों से अपनी रक्षा करते थे। उसके बाद अगर हम स्लाइड लेते हैं, मैंने पहले बताया कि किसी हर घटना की इतिहास में कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं या परिणाम होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अरबों के भारत पर आक्रमण के कुछ परिणाम हुए या नहीं हुए। तो पहली बात, प्रोफेसर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव सर के अनुसार कि स्प्रेड ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का प्रसार होगा। दूसरी बात, अगर भारत पर अरबों का नियंत्रण होगा या धीरे धीरे अपना नियंत्रण बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि इंडो अरब जो ट्रेड रिलेशन या भारत अरब जो व्यापारिक संबंध होंगे वो कैसे होंगे? वो बढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम तीसरा देखें कि जो भारत में डेट्स फार्मिंग या खजूर की खेती प्रारंभ हुई, वो किसने प्रारंभ की थी? खजूर की खेती प्रारंभ हुई, वो किसने प्रारंभ की थी? वो अरबों ने प्रारंभ की थी। इसी तरह अगर हम देखें कि भारत में ऊँट पालन या कैमल हस्बेंड्री किसने शुरू की थी? तो वो भी अरबों ने शुरू की थी। इसी तरह अरबों ने भारत से गणित के कुछ प्रमुख नियम सीखकर, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट यानी वर्गमूल, घनमूल, जीरो और डेसिमल का ज्ञान उनको भारत से प्राप्त हुआ। यानी अल ख्वारिज्म नाम के व्यक्ति ने भारतीय गणित ज्ञान को सीखकर इसका विस्तार या इसका उच्चारण अरब में किया। और फिर अबेलार्ड नामक एक यात्री ने या अबेलार्ड नामक व्यक्ति ने अरब से इस ज्ञान को यूरोप में प्रसारित किया। तो अरबों के माध्यम से भारतीय गणितीय ज्ञान अरब होता हुआ कहाँ पहुँचा? यूरोप पहुँच गया और उसका विकास और हुआ। अब अगर हम आगे देखें, आगे जो मुद्दा आता है कि वाई सिंध विक्ट्री ऑफ अरब्स इज़ जस्ट एन इवेंट। क्यों अरबों की सिंध विजय मात्र एक घटना मानी जाती है? किसमें? इतिहास में। यानी ये बड़ा गौर करने वाली बात होती है कि तुर्कों की तुलना में अरबों की जो सिंध विजय है उसको इतिहास में महत्व नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण था इन दोनों आक्रमणों की प्रवृत्ति में अंतर था। क्यों? क्योंकि जो अरबी आक्रमण भारत में होंगे वो लूटपाट के उद्देश्य से अधिक होंगे, लेकिन जो तुर्क इन्वेजन या टर्क इन्वेजन भारत पर होंगे उनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट से ज़्यादा एम्पायर बिल्डिंग या साम्राज्य निर्माण होगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण है। तो वो अलग मुद्दा हो गया। अब हम ये समझते हैं कि वाई सिंध विक्ट्री ऑफ अरब्स इज़ जस्ट एन इवेंट। अरबों की सिंध विजय मात्र एक घटना क्यों है? पहली बात, कासिम को मृत्युदंड दे दिया गया या कासिम की मृत्यु हुई, उसके पश्चात जो कासिम के सहयोगी थे उनका जो मनोबल था वो गिर गया। और मनोबल गिरने से क्या हुआ? क्योंकि जो जीत दिलाई थी वो कासिम ने दिलाई, वो अपना मनोबल गिरने के कारण भारत में बहुत अधिक एक्सपेंशन या विस्तार क्या नहीं कर पाए। तो पहला कारण क्यों माना जाता है ये घटना? क्योंकि कासिम की मृत्यु के पश्चात अरब या अरबी भारत में और अधिक विस्तार नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, सिंध वॉज अ पुअर स्टेट। सिंध एक गरीब राज्य था। तो इस संदर्भ में ये मत प्रचलित है या ये थ्योरी है कि चूंकि सिंध एक पुअर स्टेट या गरीब राज्य था, इसलिए सिंध के संसाधनों का प्रयोग करके भारत विजय नहीं कर पाए। कौन? अरब। और इसका एग्जाम्पल हम मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत में देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के पश्चात, तो बंगाल के संसाधनों का प्रयोग भारत को जीतने के संदर्भ में किया। लेकिन अरबों ने क्या किया? अरबों ने जीता किसको? सिंध को। और सिंध जो था वो एक बहुत गरीब राज्य था या प्रांत था, इसलिए अरब सिंध के रिसोर्सेज या संसाधनों का प्रयोग कर भारत जीतने में असफल रहे। तीसरा जो लिखा है, इसको घटना मात्र क्यों मानते हैं? अब्बासी कैलिफेट या अब्बासी खलीफाओं का आ जाना। दरअसल अरब क्षेत्र में 750 ईस्वी में एक क्रांति हो जाती है या रिवोल्यूशन हो जाती है या क्रांति हो जाती है, और अब्बासी खलीफाओं को अपदस्थ करके या गद्दी से उम्मयद खलीफाओं को हटाकर, यानी उम्मयद 750 ईस्वी की क्रांति से उम्मयद खलीफाओं का स्थान कौन ले लेता है? उम्मयद खलीफाओं का स्थान अब्बासी खलीफा ले लेंगे। और अब्बासी खलीफा जो अपना केंद्र होता है वो सऊदी अरब से ट्रांसफ़र करके कहाँ बना लेते हैं? इराक बना लेते हैं, बगदाद बना लेते हैं। अब जब अब्बासी खलीफा अपना केंद्र ट्रांसफ़र करके बगदाद बना लेंगे
तो आप वर्तमान में देखिए कि जब कोई नई सरकार बनती है तो जो पुरानी सरकार की नीतियां और योजनाएं होती हैं उनको बहुत कम बढ़ावा देती है या उनको बंद कर देती है। चूँकि भारत की जो अरब विजय थी या भारत की विजय थी, उसमें क्या था, वो शुरू किसने की थी? वो शुरू की थी उम्मयद डायनेस्टीज़ के खलीफाओं ने, चाहे वो उमर रहे हों या उस्मान रहे हों या उसके बाद अली। तो जो खलीफा ये थे, ये किस वंश से संबंधित थे? ये उम्मयद वंश से संबंधित थे। तो भारत में जो अरबों की विजय हुई थी वो ये पूरी नीति थी उम्मयद खलीफाओं की। इसलिए अब्बासी खलीफाओं ने अपने पूर्ववर्ती उम्मयद खलीफाओं की इस नीति को बंद कर दिया। तो ये कहा जाता है कि जब अब्बासी खलीफा गद्दी पर बैठे और उन्होंने बगदाद से शासन संचालित करना शुरू किया, तो उन्होंने अब्बासी खलीफा, सॉरी मैं फिर शायद उल्टा बोल रहा हूँ, जब अब्बासी खलीफा इराक में बैठे बगदाद को उन्होंने अपना केंद्र बनाया, तो उम्मयद खलीफाओं की भारत विजय की नीति पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया या उसकी ओर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए अरबों की जो सिंध विजय थी वो मात्र एक घटना बनकर रह गई, एक व्यापक रूप धारण नहीं कर पाई। जैसा कि अरबों के बाद जब टर्क आएंगे या तुर्क आएंगे, उन्होंने एक व्यापक विजय की और भारत में एक साम्राज्य निर्माण किया। मोहम्मद गोरी ने एक साम्राज्य बनाया। उसकी मृत्यु के पश्चात वो साम्राज्य, उसके जो उत्तराधिकारी या दास थे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हों या नासिरुद्दीन या यल्दौज रहे हों या कुबाचा रहे हों, उन तीनों में बटा। तो क्या हुआ कि ये एक सिर्फ छोटी सी घटना बनकर रह गई, लेकिन फिर भी हम इसको ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि इसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इस संदर्भ में ये भी विचार आता है कि इस पूरी घटना का या अरबों के भारत पर आक्रमण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये कहना शायद उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रभाव हुए जो पड़े, चाहे वो खजूर की खेती हो, चाहे वो कैमल हस्बेंड्री या ऊँट पालन हो, या हम कह सकते हैं जो भारत के लिए या भारतीयों के लिए जो हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया वो अरबों ने किया। इसी तरह हम देखें कि जो भारत में मानसून आता है, उस शब्द की उत्पत्ति जो मौसम नामक शब्द से हुई है वो भी अरबी है। तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उतने व्यापक तौर पर प्रभाव नहीं पड़ा है जितना प्रभाव टर्कों या तुर्कों की विजय का भारत में पड़ा। तो ये पूरा जो टॉपिक था जो आज हम कवर कर रहे थे, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम अभियान, और इसके तहत हमने लगभग सभी कुछ कवर कर लिया और उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया, और इसके तहत हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सोर्स क्या थे? पहला कॉन्टेक्ट नहीं था, उसके पहले व्यापार करते थे, लेकिन बाद में धर्म और राजनीतिक प्रसार के लिए किया। इन्वेजन 636 ईस्वी में बम्बई के थाने पर आक्रमण किया था, लेकिन असफल हो गया था। लेकिन मकरान में 8वीं सदी में 8th सेंचुरी में इब्न अल हरी ने जीता मकरान को, और उसके बाद सिंध जीतना आसान हो गया। कॉज हमने देख लिया है, इस्लाम का प्रसार, लूटिंग ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। उसके बाद इमीडिएट कॉज में हमने क्या देखा कि लंका से कुछ अरबी जहाज जा रहे थे, उनको सिंध के देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। फिर मोहम्मद कासिम की डेथ देख ली कि डेथ के संदर्भ में 2 मत प्रचलित हैं। पहला मत ये कहता है कि मोहम्मद कासिम ने दाहिर की 2 बेटियों को खलीफा की सेवा में भेजा, और उन बेटियों ने वहाँ पहुँचकर ये कह दिया खलीफा से कि मोहम्मद कासिम ने उनका शारीरिक शोषण पहले कर लिया, इसलिए उसे मृत्युदंड दे दिया गया। जो दूसरा मत है उसमें हमने देखा कि जो खलीफा वाहिद का भाई था सुलेमान, वो इराक के सूबेदार हज्जाज का प्रबल शत्रु था, और जो कासिम था वो हज्जाज का क्या था? दामाद था। इसलिए कासिम को पकड़कर बुलाकर मेसोपोटामिया की जेल में डाल दिया गया। और मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक, ईरान और जो उधर का क्षेत्र है सीरिया वाला, वहाँ पर मेसोपोटामिया की संस्कृति डेवलप हुई थी, और वहीं पर जेल में कासिम की मृत्यु हो गई। अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत सारे प्रभाव सामने आए, जैसे भारतीय गणित का या भारतीय शिक्षा का अरबी में रूपांतरण या अरबी भाषा में उसका लेखन किया गया, ट्रांसलेट किया गया। इसी तरह भारत की गणित वहाँ पर पहुँची। हमने अरबों से खजूर की खेती, ठीक है, और उसके सिवा हमने अरबों से कैमल हस्बेंड्री या ऊँट पालन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। और अरबों की सिंध विजय मात्र एक घटना बनकर क्यों रह गई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और यदि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया और हमारी मेहनत आपके लिए बेहतर साबित हुई हो, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ख़ुद भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।